सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स के बिल्कुल नए सवाल आप सभी के लिए आ चुका है, तो देर न करके देखेंगे आज के करंट अफेयर्स में क्या है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप ब्लॉक किए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लॉक्ड हाउ मेनी मोबाइल ऐप्स? हमारे ऑप्शंस हैं 125, 150, 100, 118। हमारा आंसर है 118। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। इन ऐप्स पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में शामिल है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ साथ यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा एवं संप्रभुता को भी सुनिश्चित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी जो जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा का उपाय है, नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करके इन 118 ऐप्स को ब्लॉक किया है। आपको याद होगा कि 29 जून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 मोबाइल ऐप्स बैन किए थे, जिसमें टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र के साथ साथ कुछ और चाइनीज़ ऐप्स भी शामिल थे। अगला सवाल, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the CEO of Railway Board by the Appointments Committee of the Cabinet? हमारे ऑप्शंस हैं विनय पाठक, वीके यादव, उमेश सिंह, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है वीके यादव। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट या एसीसी ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन वीके यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन और सीईओ अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा जो डीजी यानी कि एचआर की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार होगा। आइए इस मुद्दे पर और थोड़ी बातें जान लेते हैं। इन सबसे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसके सदस्यों की संख्या 8 से घटकर 5 कर दी गई है। रेलवे के 8 विंग्स को मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम चल रहा है, जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस या IRMS नाम दिया गया है। ये सुधार रेलवे की विभागवार व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और रेलवे के सुचारू कामकाज को बढ़ावा देने, निर्णय लेने में तेजी लाने, संगठन के लिए एक सुसंगत दृष्टि पैदा करने और तर्कसंगत निर्णय लेने में मददगार होंगे। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज का नाम बदलकर इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस यानी कि IRMS से बदलकर IRHS किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल। अगला सवाल, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड ग्रीन टर्म अहेड मार्केट? हमारे ऑप्शंस हैं राजकुमार सिंह, आनंद ओझा, उमा शंकर सिंह, अरशद अंसारी। हमारा आंसर है राजकुमार सिंह। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी कि GTAM का शुभारंभ किया। GTAM नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का पहला मार्केट विशेष उत्पाद है। GTAM अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा।
यह प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। आइए देखते हैं ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का क्या लाभ है। यह रिन्यूएबल एनर्जी विक्रेताओं को पैन इंडिया बाजार तक पहुंच प्रदान करके लाभान्वित करेगा। यह 2022 तक भारत सरकार के 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह पहला कारोबारी क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देगा और देश के रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। GTAM अनुबंध अक्षय ऊर्जा की बिक्री के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटरों को अतिरिक्त मार्ग प्रदान करेगा। यह ऑब्लिगेटेड एंटिटीज यानी विद्युत वितरण कंपनियों, कैप्टिव पावर प्लांट्स और अन्य बड़े बिजली उपभोक्ताओं को अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व यानी कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नवीकरणीय बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अगला सवाल, उन केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताइए जिन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। नेम द यूनियन टेरिटरीज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। हमारे ऑप्शंस हैं लद्दाख, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। हमारा आंसर है लद्दाख एंड लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश योजना से जुड़ चुके हैं और जिन्हें अब लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में योजना के कार्यान्वयन की देश में प्रगति की समीक्षा की और लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण को मंजूरी दी है। लद्दाख और लक्षद्वीप ने अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल होने की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को पूरा कर लिया है। शेष राज्यों को मार्च 2021 तक इस योजना में एकीकृत किया जाएगा। लद्दाख का कैपिटल है लेह और कारगिल। लक्षद्वीप का कैपिटल है कावरत्ती और लक्षद्वीप के प्रशासक है दिनेश्वर शर्मा। अगला सवाल, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? What is India's rank in Global Innovation Index 2020? हमारे ऑप्शंस हैं 24, 51, 48, 21। हमारा आंसर है 48। भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है और मध्य और दक्षिणी एशिया में देशों में शीर्ष स्थान पर है। भारत ICT यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D गहन वैश्विक कंपनियों जैसी संकेतकों में शीर्ष 15 में है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड नवाचार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है और शीर्ष 5 स्थानों पर सबसे अधिक आय वाले देशों का प्रभुत्व है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 13वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कर्नल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। अगला सवाल, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला DG कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन DG ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? हमारे ऑप्शंस हैं मीना खांडू, प्रीति भल्ला,
मेहुल सिंह, उषा पाढ़े। हमारा आंसर है उषा पाढ़े। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये पाढ़े होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो या ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं। उषा पाढ़े का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त होगा। उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना के स्थान पर की गई है, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? Which state government launched the गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन? हमारे ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। हमारा आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं यह अभियान किस विषयों में विभाजित है। स्वच्छता शपथ, शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, कोविड स्थितियों में स्वच्छता, घरों के कचरों का पृथक्करण, सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। अब देखते हैं गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत क्या होगा। अभियान के दौरान शहरी निकायों के प्रदर्शन के अनुसार सबसे बेहतर को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। 7 लाख से अधिक के अभियान के दौरान लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली और 8,70,000 लोगों से गीले कचरे से खाद बनाने के लिए संपर्क किया गया। मास्क जागरूकता अभियान के तहत नागरिकों की मदद से 4,65,000 मास्क वितरित किया गया। लगभग 10,000 कोरोना योद्धा स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। पॉलीथीन कैरी बैग के खिलाफ कुल 18,560 चालान किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के बिल 2020 को किसने मंजूरी दी? Who approved जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020? हमारे ऑप्शंस हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल या यूनियन कैबिनेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार उर्दू और अंग्रेज़ी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होंगी। जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को आगे आने वाले मॉनसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और यहाँ के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला सवाल, पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति किस राज्य में की गई है? Which state appoints first ever women ambulance driver? हमारे ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान। हमारा आंसर है तमिलनाडु।
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा की गई एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। एम वीरलक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार यह देश में इस तरह का पहला उदाहरण होगा। पलानीस्वामी ने 24 मार्च को घोषणा की थी कि राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की जाएंगी। अगला सवाल, किसने वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की है? हु लॉन्च्ड वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट? हमारे ऑप्शंस हैं भारत सरकार, केंद्रीय मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषय पर लोगों तक बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज यानी कि जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता शुरू की गई है। जल शक्ति मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य जल संरक्षण को जनांदोलन बनाने और पानी के प्रति चेतना को मजबूत करना है। आइए जानते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में। यह प्रतियोगिता लोगों को प्रोत्साहित करेगी और देश भर में जल संरक्षण में सर्वोत्तम प्रयासों को एकत्र करेगी। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी भागीदारों को 1 से 5 मिनट यानी 300 शब्दों के लेख और कुछ फोटोग्राफ सहित के विशेष वीडियो के माध्यम से जल संरक्षण पर अपनी सफलता की कहानी पोस्ट करनी होगी, जिसमें जल संसाधनों के संरक्षण तथा प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयासों और उल्लेखनीय योगदान को वर्णन करना होगा। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया। अब आगे झारखंड करंट अफेयर्स। झारखंड के किस प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है? हमारे ऑप्शंस है बिरनी, लिट्टीपाड़ा, नामकुम, कपिलो। हमारा आंसर है नामकुम। नामकुम प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा केंद्रीय योजनाओं पर उत्कृष्ट काम कर उसे लागू कराने के लिए दिया गया है। अगला सवाल, झारखंड के शिक्षकों को डिजिटली शिक्षित करने की जिम्मेदारी किस संस्थान को अधिकृत किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं परिमल फाउंडेशन, TCS, फेसबुक, गूगल। हमारा आंसर है परिमल फाउंडेशन। झारखंड के शिक्षकों को डिजिटली स्ट्रांग शिक्षित करने की जिम्मेदारी परिमल फाउंडेशन को सौंपी गई है। इसका सारा खर्च गूगल द्वारा किया जाएगा। इससे पहले डिजिटल कंटेंट यूनिसेफ की मदद से उपलब्ध कराया जा रहा था। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने महेंद्र सिंह धोनी पर फर्स्ट डे कवर जारी किया है? हमारे ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर है कर्नाटक। रांची के धुरंधर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर कर्नाटक में डाक विभाग ने स्पेशल फर्स्ट डे कवर जारी किया है। खेल दिवस के मौके पर यह कवर जारी किया गया है। धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनके सम्मान स्वरूप डाक विभाग ने ऐसा किया है। आइए जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर डाक विभाग द्वारा उस विषय पर पहले दिन जारी वो लिफाफा होता है जिसमें मुहर भी लगी होती है।
डाक टिकट संग्रहकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। आज का आखिरी सवाल, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि CCL के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं आनंद किशोर, PM प्रसाद, राकेश मिश्रा, प्रमोद कुमार। हमारा आंसर है PM प्रसाद। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए CMD PM प्रसाद नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने WCL में मैनेजर ट्रेनी से शुरू किया। कार्य ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से माइनिंग इंजीनियर की पढ़ाई पूरी कर नए CMD PM प्रसाद करियर की शुरुआत कोल इंडिया से वर्ष 1984 में किया। उन्होंने वर्ष 1991 में ISM धनबाद से ओपन कास्ट माइनिंग में MTech किया। इसके बाद विभिन्न पदों पर योगदान देते हुए वर्ष 2015 के मई में इनका चयन NTPC में कार्यकारी निदेशक के पद पर हुआ। इसके बाद उन्होंने NCL के निदेशक तकनीकी के रूप में 1 फरवरी 2018 से योगदान दिया। उन्हें BCCL के निदेशक तकनीकी प्रभार भी सौंपा गया था। वर्ष 2019 में इन्हें नियुक्त किया गया था। CCL के हेडक्वार्टर रांची में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। आज का TYS क्वेश्चन, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? आई रिपीट, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 100, 103, 110, 99। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब जान लेते हैं कल का TYS का आंसर क्या है। कल का क्वेश्चन था, जो रूबी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस एनिमेटेड कार्टून सीरीज के सह निर्माता थे? हमारा आंसर है स्कूबी डूबी डू। और आप में से बहुत ने इसका सही आंसर दिया है। वेल डन स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। और हाँ, करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाय बाय।